अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद द टॉपर और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सैम्पलिंग मेथड्स एंड प्रोसीजर्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट डज़ इट मीन बाय सैम्पलिंग प्रोसीजर्स, सैम्पलिंग मेथड्स एंड प्रोसीजर्स। तो ये बेसिकली रिसर्च का टॉपिक है और रिसर्च मैथडोलॉजी का। सैम्पलिंग मेथड्स, ये इस वीडियो में हम इन मेथड्स के बारे में बात करेंगे जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं, डेटा के अंदर, रिसर्च के अंदर सैम्पलिंग करते हैं। अब सैम्पलिंग से क्या मुराद है? सैम्पलिंग मींस किसी सैम्पल को सेलेक्ट करना। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमारे पास रिसोर्सेज कम होने की वजह से हम क्या करते हैं, किसी सैम्पल को सेलेक्ट करते हैं, सैम्पल को सेलेक्ट करते हैं ताकि उससे हम इंफॉर्मेशन ले सकें, उससे हम इंटरव्यूज़ ले सकें। तो सैम्पल को हमने किस तरह से सेलेक्ट करना है, किस वे के ज़रिए सेलेक्ट करना है और सैम्पल को सेलेक्ट करने के क्या मेथड्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग हम कहते हैं कि सेलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स और एलिमेंट्स फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन। ठीक है, हम अपने रिसर्च के अंदर जिस एरिया पे रिसर्च करना चाह रहे हैं उसके लोगों को हम कहेंगे पॉपुलेशन, और उस पूरे पॉपुलेशन के अंदर से हम कुछ इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करते हैं ताकि वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें, और हम उन सेलेक्टेड इंडिविजुअल से डेटा कलेक्ट करते हैं, उनसे इंटरव्यूज़ लेते हैं, उनसे रिसर्च क्वेश्चनर्स फिल कराते हैं। तो इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, किसी भी लार्जर पॉपुलेशन के अंदर से कुछ इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करना ताकि वो उस पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हुए हमें डेटा प्रोवाइड कर सकें, इसको कहते हैं सैम्पलिंग। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ स्मॉलर ग्रुप। ठीक है, किसी भी बड़े ग्रुप के अंदर से हम एक स्मॉलर ग्रुप को चूज़ करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, डेटा निकालते हैं। पॉपुलेशन रेफर्स टू द इंटायर ग्रुप। ठीक है, पॉपुलेशन जो होता है वो जनरल या इंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, लेकिन उसके अंदर से जो सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनको हम कहते हैं सैम्पल। फिर से सैम्पल की डेफिनेशन है। फिर अब बात करते हैं कि टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन हम उस पॉपुलेशन को कहते हैं, उन लोगों को कहते हैं जिन पे हमारे रिसर्च के जो रिज़ल्ट्स हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, सपोज़ हमने अपने रिसर्च का टॉपिक रखा बाइलिंगुअल्स या फिर द सक्सेस ऑफ बाइलिंगुअल्स। ठीक है, तो जितने भी बाइलिंगुअल्स हैं किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी एरिया में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जिसमें हम रिसर्च करें, तो वो सारे बाइलिंगुअल्स होंगे हमारे टारगेट पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे रिसर्च के जो रिज़ल्ट्स होंगे वो उन सब लोगों पे एप्लीकेबल हैं, उन सब लोगों के लिए अप्लाई हो सकते हैं। तो जिन लोगों के लिए हमारे रिज़ल्ट्स अप्लाई हो रहे हैं उनको हम कहते हैं टारगेट पॉपुलेशन। और स्टडी पॉपुलेशन उन लोगों को कहते हैं, उस पॉपुलेशन को कहते हैं जो कि हमारे टारगेट पॉपुलेशन के जो क्राइटेरिया है उसको मीट कर रहे होते हैं। द पीपल हु मीट आर ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, टारगेट पॉपुलेशन जिनका क्राइटेरिया जिन लोगों को मीट करता है उनको हम कहते हैं स्टडी पॉपुलेशन। और ये जो है ना, इनको हम रिसर्च के अंदर ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि ये जो है ना ऑपरेशनली या फिर प्रैक्टिकली हमारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे होते हैं। फिर बात आती है अबाउट द रिसर्च सैम्पल। सैम्पल वहीं, ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द स्टडी जिनको हम चूज़ करते हैं ताकि हम उनसे डेटा कलेक्ट कर सकें। एग्जांपल है नीचे सैम्पल की। सपोज़ कोई प्ले ग्राउंड है, उसके अंदर बहुत सारे चिल्ड्रन हैं, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो वो सारे बच्चे पॉपुलेशन हैं। उन सब बच्चों में से हमने 50 बच्चों को चूज़ किया है ताकि उनको ऑब्ज़र्व कर सकें। तो उस पूरे पॉपुलेशन के अंदर से हमने जो 50 चिल्ड्रन को चूज़ किया है वो होंगे सैम्पल, और सैम्पल साइज़ कहा जाता है नंबर ऑफ़ पीपल को। ठीक है, बाहर हमारे पास जनरली टारगेट पॉपुलेशन आती है। टारगेट पॉपुलेशन के अंदर से हम जिस पॉपुलेशन पे फोकस करेंगे उसको हम कहेंगे स्टडी पॉपुलेशन, और इस स्टडी पॉपुलेशन के अंदर से भी कुछ इंडिविजुअल्स को चूज़ करेंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए, उनसे इंटरव्यू लेने के लिए, तो हम उनको कहेंगे सैम्पल। यानी कि सैम्पल जो है वो स्टडी पॉपुलेशन के अंदर आता है और ये इन दोनों को मिला के फिर ये दोनों चीज़ें टारगेट पॉपुलेशन के अंदर आती हैं। तो ये जो है ना, इन्हीं की सब कैटेगरीज है काइंड ऑफ। सैम्पलिंग प्रोसेस। सैम्पलिंग प्रोसेस में हम डेटा को लोगों को जब हम सैम्पल करते हैं, हम अपने सैम्पल को चूज़ करते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम अपने टारगेट पॉपुलेशन को देखते हैं, फिर डिटर्मिन द सैम्पलिंग फ्रेम। ठीक है, हम अपने सैम्पलिंग फ्रेम को देखते हैं कि हमारा जो टारगेट पॉपुलेशन है वो कितना है, किस तरह का है, कहाँ है, ये सारी चीज़ें।
फिर हम उसके अंदर से सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ करेंगे, सैम्पलिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए सैम्पल को चूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग सैम्पल साइज़ को डिटर्मिन करेंगे। सैम्पल साइज़ से मुराद है अगर हमने 50 चिल्ड्रन को यूज़ किया है तो हमारा सैम्पल साइज़ होगा 50। अगर हमने 10 बच्चों को चूज़ किया है तो सैम्पल साइज़ होगा 10। तो सैम्पल साइज़ से मुराद है नंबर ऑफ़ पीपल जिनसे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। फिर हम लोग सैम्पलिंग प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि हम लोग सैम्पलिंग करेंगे डिफरेंट प्रोसीजर्स को यूज़ करते हुए, और उस सैम्पल से यानी कि उन लोगों से हम डेटा कलेक्ट करेंगे और उस डेटा को हम एनालाइज करेंगे। इसी तरह से मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। सैम्पलिंग जब हम करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सबसे पहला है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर ये होता है कि एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ अ चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, ठीक है। हर पॉपुलेशन के अंदर हर मेंबर को एक मतलब काइंड ऑफ चांस मिलता है कि वो सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के सैम्पलिंग को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और दूसरी तरह की सैम्पलिंग होती है नॉट ऑल मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन हैव एन इक्वल चांस ऑफ पार्टिसिपेटिंग, जिसको हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सपोज हम ये करेंगे कि डिफरेंट ग्रुप्स बनाएंगे और हर ग्रुप्स में से जिसकी ज़्यादा अच्छी स्किल्स हैं उसको चूज़ करेंगे। तो इसमें जो है ना हमने चूँकि ग्रुप्स बनाए हैं तो हर मेंबर को मतलब काइंड ऑफ चांस था कि वो सेलेक्ट हो जाता। तो इस तरह के प्रोसेस को सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग जनरली करते हैं, ठीक है, हर जो है ना हर पार्टिसिपेंट को या फिर हर मेंबर को सेलेक्ट होने का चांस इतना नहीं होता, तो फिर इस तरह की सैम्पलिंग को नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। जब हम इन दोनों मेथड्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, तो तब आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होकर समझ आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक्स पढ़ते हैं कि जब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करें तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। सबसे पहली बात है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल होती है और रैंडम होती है। इसमें हम ये करते हैं कि एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। ये तो बात मैंने पहले भी बता दी। सेलेक्ट सैम्पल फ्रॉम इंटायर पॉपुलेशन। पूरे पॉपुलेशन के अंदर से हम एक सैम्पल को चूज़ करते हैं। सैम्पलिंग फ्रेम शुड इंक्लूड द होल पॉपुलेशन, ठीक है। उसी पॉपुलेशन के फ्रेम के अंदर से हम लोग क्या करते हैं, लोगों को चूज़ करते हैं, किसी पॉपुलेशन को चूज़ करते हैं। तो ये सिंपल है और रैंडम है। हम रैंडमली जो है ना लोगों को सेलेक्ट करते हैं ताकि वो उनसे डेटा कलेक्ट करें। इस तरह की ना सैम्पलिंग या इस तरह की सिंपल रैंडम सिलेक्शन ज़्यादातर लॉटरी में होती है। बहुत सारे लोगों ने लॉटरी डाली होती है, लेकिन उसमें जो है ना चांस होता है कि सबका नाम आ जाए, लेकिन सबका नाम नहीं होता है। तो ये क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। फिर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग आती है। सिस्टमेटिक के नाम से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग किसी प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में जो है ना हम अपने सैम्पल को सेलेक्ट करते हैं। सपोज़ हमने क्या करना है, हमारे पास पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन 100 स्टूडेंट्स की है, तो हम उसको जो है ना पहले एक सिस्टमेटिक वे से इस तरह गुजारेंगे कि उन सब 100 स्टूडेंट्स को एक ऑर्डर में रखेंगे, ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। सपोज़ हमने एज के मुताबिक रखना है तो सबसे पहले सबसे कम एज वाला, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, इस तरह उनको ऑर्डर करेंगे, ठीक है। ऑर्डर करने के बाद हम क्या करेंगे, 10 से हम लोग 10 के इंटरवल से एक एक इंडिविजुअल को पिक करेंगे। पहला जो इंडिविजुअल है उसको हमने पिक किया, ठीक है। उसके बाद फिर हम काउंटिंग करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिस पे 10 आ जाएगा उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर वहाँ से आगे दोबारा काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर जिस पे 10 आ जाएगा उसका सेलेक्ट करेंगे। तो इन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए हम सैम्पलिंग करें, इसीलिए इसको कहा जाता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, द पॉपुलेशन इज़ डिवाइड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स, रैंडम सैम्पल्स आर ड्रॉन फ्रॉम ईच ग्रुप, ठीक है। हमने जो है ना डिफरेंट ग्रुप्स बनाए और हर ग्रुप के अंदर से किसी सैम्पल को सेलेक्ट किया। सपोज़ फिर से 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 लोग हैं, तो उन 100 में से हम क्या करेंगे, 10-10 का ग्रुप बनाएंगे, 10-10-10-10 करके हम उनके 10 ग्रुप्स बनाएंगे और उन 10 ग्रुप्स में से जो है ना किसी एक हर ग्रुप से एक बंदे को उठाएंगे। तो इस तरह की सैम्पलिंग को कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। फिर क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर के नाम से ये पता लगता है, क्लस्टर किसे कहते हैं, किसी मजमूए को, किसी ग्रुप को, ठीक है। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में हम ये करते हैं कि सबसे पहले पूरे पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। हम उसी एग्जांपल को लेके चलेंगे कि हमारे पास 100 लोग हैं, तो उन 100 लोगों को हमने 10-10-10 का क्या किया है, 10-10-10 के ग्रुप्स बनाए हैं। तो हम इस तरह की सैम्पलिंग में हर ग्रुप से एक एक चूज़ नहीं करेंगे, बल्कि पूरा ग्रुप चूज़ करेंगे। पहले ग्रुप को हमने चूज़ किया, उसके बाद फिर जाके चौथे या 5वें ग्रुप को चूज़ किया। तो इस तरह से हम पूरे क्लस्टर को या पूरे ग्रुप को चूज़ करते हैं।
और इस तरह की सैम्पलिंग को क्लस्टर सैम्पलिंग कहा जाता है। ईच क्लस्टर मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। आफ्टर क्लस्टर्स आर सेलेक्टेड देन ऑल यूनिट्स विद इन द क्लस्टर आर सेलेक्टेड, ठीक हो गया। तो उस क्लस्टर से उस ग्रुप के अंदर जितने भी यूनिट्स हैं, यानी कि उस ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, उनको सेलेक्ट करेंगे। तो मतलब ये कि यहाँ पे पहले पूरे पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, फिर उन ग्रुप्स में से हम क्या करेंगे, पूरा ग्रुप उठाएंगे, पूरा ग्रुप चूज़ करेंगे अपने सैम्पल के लिए। ये जो क्लस्टर सैम्पलिंग है इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स। इसकी मेरिट्स ये है कि ये एक इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग है, ठीक है। इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग है क्योंकि इसमें हम लोग पहले ग्रुप चूज़ कर रहे हैं, फिर उसके अंदर से मेंबर्स चूज़ कर रहे हैं, तो ये इकोनॉमिकल हो जाती है। लार्जर सैम्पल, ठीक है, तो इसमें हमारे पास लार्जर सैम्पल आ जाता है फॉर सिमिलर फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें हमारा कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगता है, पॉपुलेशन वहीं रहती है, लेकिन हमारा जो सैम्पल है वो लार्जर आता है, जिससे डेटा के अंदर एक्यूरेसी ज़्यादा आ सकती है। लेस नंबर ऑफ़ लिस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसमें जो ना लिस्टिंग करने की या फिर उन लिस्ट किसी रूल्स को, किसी लिस्ट के रूल्स को इम्प्लाई करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता है, तो लेस नंबर ऑफ़ लिस्टिंग होती है। और इसमें जो ना ट्रैवल या दूसरे कॉस्ट्स कम लगते हैं, ठीक है। इसमें हमें डिफरेंट जगहों पर ट्रैवल करना नहीं पड़ेगा अपने रिसर्च के लिए, हमारे रिसर्च पे ज़्यादा खर्चा वगैरह नहीं आएगा। इसके मेरिट्स ये हैं। और डीमेरिट्स ये हैं कि इसके अंदर डाइवर्सिटी नहीं भी आ सकती है, ठीक है। हमने चुपचाप ग्रुप्स में डिवाइड किया और उनमें से कोई ना कोई ग्रुप उठा लिया, तो इसमें डाइवर्सिटी नहीं आती है। और दूसरा डीमेरिट ये है कि स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ द एस्टिमेट्स आर हाई। यहाँ पर जो ना एरर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू अदर सैम्पलिंग डिज़ाइंस, ठीक है। बाकी सैम्पलिंग की निस्बत इस तरह की सैम्पलिंग में जो ना एरर का चांस ज़्यादा आता है, गलती का चांस ज़्यादा आता है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के नाम से हमें पता लगता है मल्टी स्टेज। मल्टी मतलब ज़्यादा, स्टेज मतलब स्टेजेस, ठीक है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंट स्टेजेस के ज़रिए सैम्पलिंग करते हैं। पहले हमने पॉपुलेशन से एक सैम्पल को उठाया, फिर अगले स्टेज पे हमने फिर उसके अंदर से सैम्पल को उठाया, फिर अगले स्टेज पे हमने वो सैम्पल को फिर से उसके अंदर चेंजेस की। तो डिफरेंट स्टेजेस पे जो है ना सिलेक्शन करते हैं, जिसको हम कहते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ये एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है बिकॉज इट बैंक्स ऑन मल्टीपल रेंडमाइजेशन, ठीक है। हम इसमें एक तो ये कि मल्टीपल स्टेजेस हैं, दूसरा है कि रेंडमाइजेशन, हम उसमें रेंडमली जो है सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो मल्टीपल रेंडमाइजेशन होती है। इसके भी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स ये हैं कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, क्योंकि हम हर स्टेज पे जो है ना सैम्पलिंग कर रहे हैं, हर स्टेज पे डिफरेंट सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो इसमें जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। और फिर जो है ना इसमें ये होता है कि इनेबल्स एग्जिस्टिंग डिवीजन्स एंड सब डिवीजन्स ऑफ पॉपुलेशन टू बी यूज्ड एज यूनिट्स। पॉपुलेशन के अंदर जितने भी डिवीजन्स है, सब डिवीजन्स है, उन सबको हम लोग जो है ना किसी स्टेज पे सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें जो है ना सब यूनिट्स की पार्टिसिपेशन होती है, नॉर्मली सब या ज़्यादातर यूनिट्स की। लार्ज एरिया कैन बी कवर्ड, इसमें लार्ज एरिया कवर हो सकता है क्योंकि हर स्टेज पे हम लोग सैम्पलिंग कर रहे हैं। और वेरिएबल इन अंडर डेवलप्ड एरियाज, ये ज़्यादातर अंडर डेवलप्ड एरियाज़ में वेरिएबल होता है। इसकी डीमेरिट्स ये हैं कि लेस एक्यूरेट देन सैम्पल चूजन बाय सिंगल स्टेज प्रोसेस। सिंगल स्टेज प्रोसेस, एक ही स्टेज में हम लोग जो सिलेक्शन करते हैं ना, उसके निस्बत इस यानी कि मल्टी स्टेज के अंदर डीमेरिट ये है कि यहाँ पे लेस एक्यूरेसी आती है, हमारे रिजल्ट्स इतने एक्यूरेट नहीं होते हैं क्योंकि हमने हर स्टेज पे डिफरेंट सैम्पलिंग की है, हर स्टेज पे सैम्पल अपना चेंज किया होता है। जजमेंट सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। सपोज़ मैं रिसर्च कर रही हूँ, ठीक है, और मेरे पास एक सैम्पल है, एक क्लास है, तो उसमें से मैं जज करूँगी कि कौन सा बंदा है जो मुझे अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन दे सकता है, कौन सा बंदा है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। तो मैं जो है ना जज करने के बाद अपने सैम्पल को सिलेक्ट करती हूँ, तो ये जो है ना जजमेंट सैम्पलिंग कहलाई जाती है। इसकी मेरिट्स ये है कि सैम्पलिंग यूनिट स्मॉल, कम नंबर होता है सैम्पल का, ठीक है, कम लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। स्टडी अननाउन ट्रेड्स, ठीक है, अननाउन ट्रेड्स को या केस सैम्पलिंग को स्टडी करते हैं। ये अर्जेंट पब्लिक पॉलिसी या फिर बिजनेस डिसीजन के अंदर ये होता है। इसकी डीमेरिट्स ये हैं कि पर्सनल प्रेजुडिस एंड बायसनेस आ जाती है, क्योंकि मैंने खुद जज किया ना लोगों को, मैंने खुद देखा कि कौन ज़्यादा अच्छा है, किसी स्किल ज़्यादा अच्छी है, तो इसमें जो है ना प्रेजुडिस या फिर बायसनेस आ सकती है, क्योंकि मेरा अपना इंटरेस्ट, मेरी अपनी जजमेंट उसके अंदर ऐड हो गई है। और फिर जो है ना नो ऑब्जेक्टिव वे ऑफ इवेलुएटिंग रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स रिलायबल होंगे कि नहीं, रिजल्ट्स एक्यूरेट होंगे कि नहीं, वो जो है ना इतना ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि हमने अपनी मर्ज़ी से अपनी जजमेंट के मुताबिक लोगों को चूज़ किया है, तो इसलिए रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है कोटा सैम्पलिंग। कोटा में हम ये करते हैं कि एज या जेंडर या एजुकेशन लेवल के मुताबिक करते हैं, ठीक है। तो इस
10 से 15 तक एज के लोगों में से मुझे एक चाहिए। फिर मैं करती हूँ कि 15 से 20 तक के लोगों में से मुझे एक चाहिए, 20 से 30 तक के लोगों में से मुझे एक रिस्पोंडेंट चाहिए। तो इस तरह के कोटा पे जो सैम्पलिंग की जाती है उसको हम कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। ये हम तब करते हैं जब पॉपुलेशन डाइवर्स होती है, डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन होती है, तो हम लोग फिर उनको जो है ना डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, फिर हर एज ग्रुप से एक चूज़ करेंगे, तो ये कोटा सैम्पलिंग होती है। फिर कन्वीनियंस सैम्पलिंग हम तब करते हैं जब हमारे पास जो है ना टाइम या रिसोर्स नहीं होता है, तो हम ये करते हैं कि बस हु इज़ अवेलेबल एंड विलिंग टू पार्टिसिपेट। ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में लोग अपने रिसर्च करने के लिए लेके आते हैं ना क्वेश्चन आयर्स, कि अगर आप करना चाहते हो तो ये फिल करो, अगर आपके पास टाइम है तो ये फिल करो। तो उसको हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि कौन बंदा अवेलेबल है और कौन बंदा हमें रिस्पॉन्ड करना चाह रहा है, तो हम जो है ना उससे डेटा उठाते हैं। तो इसमें भी कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज़ वगैरह नहीं है, हम लोग कन्वीनियंस में बस जो अवेलेबल है और जो विलिंग है उसको सेलेक्ट करते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग में जो ना स्नोबॉल की तरह होता है। स्नोबॉल एक बर्फ़ का बॉल है, ठीक है, वो एक हिल से रोल कर रहा है, तो वो क्या करता है कि जो भी स्नो उसके रास्ते में आ जाएगा उसको उठाता उठाता अपने साथ रोल करता चला जाएगा ना। स्नोबॉल सैम्पलिंग में भी ये करते हैं कि बस जो हम मिल गया उससे हमने डेटा उठाया, जो मिल गया उससे डेटा उठाया, जो मिल गया उससे डेटा, जो हमारे रास्ते में आ गया उससे डेटा उठाते गए, तो इसको हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग के अंदर क्या एरर्स आ सकते हैं और सैम्पलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, हम जब रिसर्च करते हैं ना तो हमारा एक टारगेट पॉपुलेशन होता है, ठीक है, मैंने पहले भी बताया। उस टारगेट पॉपुलेशन पूरे पॉपुलेशन से हम लोग जाके इंटरव्यूज़ लेंगे, उन सब से डेटा उठाएंगे, उन सब से डिस्कशन करेंगे, फिर तो हमें हज़रत नूह वाली उम्र चाहिए होगी, ठीक है, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उस पूरे पॉपुलेशन के अंदर से एक सैम्पल चूज़ करते हैं। तो इसके इम्पॉर्टेंस ये है या फिर इसके एडवांटेजेस ये हैं कि हमारा पैसे कम लगते हैं, हमारा टाइम कम लगता है, और फिर जो है ना डेटा भी हमें सही मिल जाता है। सबसे इंटरव्यू लेंगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, सबके पास जाना होगा, ठीक है, सबके पास ट्रैवल करना होगा। तो अगर हम सैम्पल चूज़ करेंगे तो टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे और डेटा भी अच्छा मिलेगा। सबसे पहले ये कि टाइम बचेगा, ठीक है। टाइम किस तरह से बचेगा, ये तो सिंपल है, टाइम किस तरह से बचेगा, लेकिन फिर भी एक दफ़ा रीड करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टिंग एवरीवन इन अ पॉपुलेशन टेक्स टाइम। सभी पॉपुलेशन के पास जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इनवेरिएबली सम पीपल विल नॉट रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट एफर्ट एट कॉन्टैक्टिंग देम। फिर कुछ लोग होते हैं ना कि जो थोड़े से नखरे दिखाते हैं, थोड़े से एटीट्यूड दिखाते हैं कि आप पहले उनके पास जाएंगे ना डेटा कलेक्ट करने, तो वो थोड़े से नखरे दिखाएंगे, थोड़ा एटीट्यूड दिखा के आपको डेटा नहीं देंगे, आपको इंटरव्यू नहीं देंगे। तो फिर उनके पास आपने उनको मनाना होता है काइंड ऑफ, ठीक है, उनको कन्विंस करना होता है, उनको अच्छी तरह से समझाना होता है। तो इस तरह जो है ना टाइम ज़्यादा लगता है कि पहले बंदे के पास जाओ, अगर वो नहीं मान रहा है तो फिर जाके समझाओ, फिर मनाओ, फिर उसको फिर जाके उसे इंटरव्यू लो, तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो हम लोग जो सैम्पल सिलेक्शन करते हैं उसमें टाइम हमारा सेव हो जाता है, ठीक है, बस वही बात है। फिर पैसे हमारे बच जाते हैं, ठीक है। अब जो है ना पैसे, जाहिर सी बात है, हम जब रिसर्च करें तो पैसे तो लगेंगे। सपोज़ हमारा पॉपुलेशन है पूरा पाकिस्तान, अब हम पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करेंगे, सब पाकिस्तान के हर एक बंदे के पास जाएंगे, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है, कितने पैसे लगेंगे। फिर तो हमें जो है ना बिल्कुल हम लोग कंगाल हो जाएंगे अगर हम इस तरह से करेंगे। तो हमारे पैसे बच जाते हैं अगर हम ये करेंगे कि हर सिटी से, ठीक है, हर सिटी से थोड़ा थोड़ा सैंपल उठाएंगे, तो फिर इस तरह से हमारे पैसे बच जाएंगे, टाइम बच जाएगा, सब कुछ बच जाएगा, अच्छा होगा, रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, रिसर्च भी अच्छा होगा। तो ये सैम्पलिंग के एडवांटेजेस हैं। फिर हमारे पास रिचर डेटा आता है, ठीक है। देखिए, बाज़ दफ़ा ये होता है रिसर्च करते हुए कि कुछ का मकसद होता है कि सैंपल छोटा हो लेकिन इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगा, कुछ का मकसद होता है कि बेशक इन्फॉर्मेशन कम मिले लेकिन सैंपल ज़्यादा हो। तो दोनों में ही हमारी सैम्पलिंग हेल्पफुल हो सकती है। अगर हमें लोग कम चाहिए, डेटा ज़्यादा चाहिए, तब भी हम सैम्पलिंग करेंगे उस मुताबिक। अगर हमें लोग ज़्यादा चाहिए, डेटा कम चाहिए, तब भी हम उस मुताबिक सैम्पलिंग करेंगे। तो दोनों में हमारी सैम्पलिंग हो सकती है और दोनों में ही इस तरह की सैम्पलिंग हमारे लिए एक एडवांटेज होती है। अब सैम्पलिंग एरर्स भी आ सकती हैं। सैम्पलिंग एरर से क्या मतलब है?
सैम्पलिंग के टाइम कोई गलती, अगर हम सैम्पलिंग के टाइम कोई गलती करते हैं ना तो उससे हमारे रिज़ल्ट्स, हमारे रिसर्च के जो फाइंडिंग्स होंगे, रिज़ल्ट्स जो होंगे, उनमें भी गलती आ सकती है। तो सैम्पलिंग हम जो करते हैं उसको बहुत केयरफुली, सिस्टमेटिक तरह से, बेशक सिस्टमेटिक ना हो लेकिन केयरफुली और सही तरह से करना होता है ताकि रिज़ल्ट के अंदर एरर ना हो। अब मार्जिन ऑफ एरर किसे कहते हैं कि कितना एरर पॉसिबल है, ठीक है। जब भी रिसर्च करते हैं ना तो हमारे रिज़ल्ट्स के अंदर, हमारी फाइंडिंग्स के अंदर मार्जिन ऑफ एरर क्या है, 10% गलत हो सकता है, 20% गलत हो सकता है, 5% गलती हो सकती है, कितनी गलती हो सकती है, इस मार्जिन को हम कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर। रिकॉग्नाइजिंग अ सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग एरर को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? देखिए, सैम्पलिंग के अंदर गलती को हम रिकॉग्नाइज इस तरह से कर सकते हैं कि सैम्पलिंग एरर्स आर डिफरेंसेस बिटवीन अ सैम्पल्स वैल्यूज एंड एक्चुअल population's values. This is because a sample does not accurately represent the whole population of data. Sampling errors are likely to happen due to mistake in data collection or randomly choosing sample or bias. Diversity in the population increases the error. Increasing in size of sample allows them to represent the population. ठीक हो गया, पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है हमारा सैम्पल। बाज़ दफ़ा ये भी हो सकता है ना कि हमारा सैम्पल उसकी रिप्रेजेंटेशन ना करता हो सकता है कि आपने जिस बंदे को चूज़ किया है उसके आइडियाज़ बाकी सब लोगों के आइडियाज़ को रिप्रेजेंट नहीं करते हो, उनसे बहुत डिफरेंट हो। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से, इस तरह के डिफरेंसेस की वजह से सैम्पलिंग एरर्स आते हैं। तो अगर हमारे सैम्पल्स के पर्सपेक्टिव्स, हमारे सैम्पल के व्यूज़ और एक्चुअल पॉपुलेशन के व्यूज़ के अंदर डिफरेंस आ रहा है तो मतलब ये है कि वहाँ पे एरर आ जाएगा। इस तरह से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एरर को। सैम्पलिंग एरर की एग्जांपल्स क्या हैं? लेट्स से अ पॉलिटिकल पार्टी कंडक्ट्स अ सर्वे टू फाइंड आउट द who will like their candidate is before a major election. Instead of picking a random sample of the whole population to survey, they only ask their own members. ठीक है, सपोज एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने इलेक्शन के लिए अपना लीडर, एक पॉलिटिकल अपना मेंबर चुन लिया है, तो वो उस लीडर के बारे में क्या कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि अच्छा है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, अच्छा है तो कितना अच्छा है। अगर वो अपने ही लोगों से पूछेंगे, अपने ही फ्रेंड्स से पूछेंगे तो जाहिर सी बात है सब लोग ये कहेंगे कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन जो उनके फ्रेंड्स नहीं है, जो रिलेटिव्स नहीं है, जो आम आवाम है, लाजमी तो नहीं है ना कि वो सबको पसंद हो। लेकिन वो क्या करें, सबको उसने चूज़ नहीं किया बल्कि सिर्फ अपने फ्रेंड्स को चूज़ किया है इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे ओपिनियंस के दरमियान डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? तो इस डिफरेंस की वजह से हमारे रिज़ल्ट्स के अंदर एरर आ जाएगा। और रिज़ल्ट के अंदर एरर आएगा क्यों? क्योंकि हमने सैम्पलिंग के अंदर गलती किया। तो सैम्पलिंग के टाइम हमने बिल्कुल गलती नहीं करनी, हमने सोच समझ के सैम्पलिंग करनी है। वही एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ख़त्म। तो अभी हाँ, एक बात रह गई कि सैम्पलिंग एरर्स को हम अवॉइड किस तरह से कर सकते हैं। हम सैम्पलिंग एरर्स को अवॉइड इस तरह से कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पॉपुलेशन बीइंग स्टडीज सच एज रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करेंगे या स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करेंगे ना, तो तब हम लोग गलती के चांसेस कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जजमेंटल, सपोज मैंने खुद जज किया, मैंने खुद देखा कि कौन डेटा अच्छा दे सकता है, अगर मैंने अपनी जजमेंट के ज़रिए किया तो एरर ज़्यादा हो सकता है, एरर के चांसेस ज़्यादा होंगे। नहीं, अगर मैंने स्ट्रैटिफाइड या फिर जो है ना प्रोसीजरल सैम्पलिंग की है तो फिर तब गलती का चांस कम हो जाता है। तो हम अपने रिसर्च के अंदर गलती के चांस को कैसे कम कर सकते हैं? अपने मेथड को चेंज करके कम कर सकते हैं। मेथड को अगर हम सिंपल रैंडम या फिर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग रखेंगे तो हमारी गलती कम हो सकती है। तो यहाँ तक थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की अबाउट द सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग टेक्निक्स, ठीक है, और सैम्पलिंग एरर क्या होता है, सैम्पलिंग एरर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और सैम्पलिंग एरर को कम कैसे किया जा सकता है। तो दैट्स ऑल। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना है तो करें, नहीं करना है तो अल्लाह हाफ़िज़।